हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या को a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना सीखा था, है ना। और पिछले वीडियो में ही मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि हम जैसे रियल नंबर्स को, जैसे दूसरी संख्याओं को कार्तीय तल पे रिप्रेजेंट करते हैं ना एक्स वाई के फॉर्म में, वैसे ही हम काल्पनिक संख्याओं को भी, सम्मिश्र संख्याओं को भी एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये वही प्लेन होता है जो प्लेन हम पढ़ते आ रहे हैं, जो एक्स वाई तल हम पढ़ते आ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति? ये उससे थोड़ा अलग होता है। ये ओ एक्स एक्स, जो एक्स डैश ओ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, और ये अगर वाई वाई डैश लिख दें इसको, तो वाई ओ वाई डैश ये जेड एक्सिस है। तो अगर हम इसमें कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लें, तो ये इसका वास्तविक भाग है x, और y क्या है? ये इसका काल्पनिक भाग है। रियल x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो ये प्लेन नॉर्मल प्लेन से, नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन से थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है कि ये दो लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये ओ पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटती है, जैसे एक्स वाई एक्सिस काटती है। इसमें भी ओ से एक्स की तरफ पॉजिटिव, ओ से एक्स डैश की तरफ नेगेटिव, ओ से वाई की तरफ पॉजिटिव, ओ से वाई डैश ये नेगेटिव होता है। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, ये वास्तविक भाग को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को, वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वास्तविक संख्याओं का अक्ष होता है। और ये जो y है, ये काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करता है, काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये काल्पनिक संख्या का अक्ष है। मतलब ये जो तल बना है, एक्स वाई तल बना है, इसमें एक्स एक्सिस रियल नंबर्स के लिए होता है और वाई एक्सिस इमेजिनरी नंबर्स के लिए होता है। और इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या सम्मिश्र संख्या तल, सम्मिश्र तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। किसी किसी बुक में इसे आर्गेंट प्लेन भी लिखते हैं। अगर आर्गेंट प्लेन कहीं लिखा है ARGANT, आर्गेंट प्लेन, तो इसका मतलब भी यही सम्मिश्र तल ही होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये x वास्तविक जो एक्सिस है, जो रियल नंबर्स का एक्सिस है, उस पे हम x ले लेते हैं, और जो काल्पनिक वाला है उस पे y ले लेते हैं। और जैसे कार्तीय तल में लगाते थे, वैसे ही जहां x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट P है, ये हमारे सम्मिश्र संख्या z को, कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो लाइन है OP है ना, OP इज इक्वल टू मॉड z, इसे कहते हैं मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू y है और ये x है, तभी तो ये पॉइंट P एक्स वाई हुआ। यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पे, तो OP स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ हम m लिख दें, तो इट इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर के बराबर होगा। OP स्क्वायर मतलब मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, OM स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, यानी मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मापांक की वैल्यू होती है। किसी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मापांक होता है मॉड z, जिसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर किसी सम्मिश्र तल पर हम इसे रिप्रेजेंट करें, किसी आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करें,
तो वास्तविक अक्ष पर x वैल्यू लेंगे और काल्पनिक अक्ष पर y, और जो पॉइंट मिलेगा उसको ओरिजिन से मिलाने पर जो लाइन, सीधी लाइन OP मिलेगी, इसी को हम कहते हैं z का मापांक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √x² प्लस y²। अब चूंकि x² भी हमेशा पॉजिटिव होगा और y² भी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए जो मापांक z है, मापांक जो है वो भी हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, मापांक z हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये हो गया मॉड z या मापांक। ठीक है, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। अब ये आर्गन प्लेन, ये जो मापांक है z है, जो ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाती है थीटा, इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट, या हिंदी में इसे कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं आर्गुमेंट को थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, कोणांक। ठीक है, मॉड z इक्वल टू √x² प्लस y², इसको कहते हैं मापांक। और जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं कोणांक। ठीक है, तो कोणांक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोणांक अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से ये जो ट्रायंगल बना है OMP, यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना, यानी PM अपॉन OP। z को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू r, स्मॉल r से। हाँ, तो PM की वैल्यू कितनी हो गई? PM इज y अपॉन OP इज r साइन थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OM अपॉन OP। OM की वैल्यू कितनी है? x अपॉन OP है मॉड z को हम लिखते हैं r। तो x इक्वल टू कितना हो गया? r cos थीटा। ठीक है, अब इस x और y की वैल्यू अगर हम इस z में रख दें तो क्या होगा? चूंकि z इज इक्वल टू क्या दिया है? x प्लस IY, तो इट इज देयरफॉर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I इंटू r साइन थीटा। दोनों में से r कॉमन ले सकते हैं, तो r cos थीटा प्लस I साइन थीटा z इक्वल टू। तो जब हम z को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, जब हम सम्मिश्र संख्या z को मापांक और कोणांक के पदों में व्यक्त करते हैं तो इसे ध्रुवीय निरूपण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय निरूपण या पोलर रिप्रेजेंटेशन
ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर रिप्रेजेंटेशन। जब हम z को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस फॉर्म को पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन या ध्रुवीय निरूपण कहते हैं, जहां पे आर कॉस थीटा कितना है? आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स और आर साइन थीटा इक्वल टू वाई, है ना। तो अब इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहां से इसे अगर हम इक्वेशन 2 मान लें और इसे हम इक्वेशन 3 मान लें और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 3 क्या था? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो LHS में LHS यानी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर से आर कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इक्वेशन सेकेंड को हम इक्वेशन थर्ड से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? LHS से LHS डिवाइड करेंगे यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा। इट इज इक्वल टू y बाई एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये होती है आर्गुमेंट या कोणांक की वैल्यू, ठीक है। ये होता है कोणांक या आर्गुमेंट, ठीक है। कहीं कहीं पे इसे एम्पलीट्यूड भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी इसे एम्पलीट्यूड भी लिखा होता है। ये सब एक ही चीजें हैं। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है तो आप कोणांक निकाल लेंगे। कोणांक थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। और ये कैसे निकालेंगे? r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को वर्ग करके, स्क्वायर करके जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना था? y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS जुड़ेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकल आया मापांक, ठीक है। इस तरह से हम मापांक और कोणांक निकालते हैं। बच्चों, कोणांक निकालने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कोणांक निकालना, कोणांक x और y पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर x और y कैसे हैं? अगर केस फर्स्ट, अगर x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, ये दोनों अगर बड़े हैं तो इसका मतलब एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो एंगल रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम थीटा ही लेंगे, ठीक है। अगर हम अल्फा लिखें इसे, तो अल्फा रेडियन मेजर में, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ना, आर्गुमेंट ARG, आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो
केस सेकेंड, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको जब आर्गुमेंट निकालना होगा, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे हम? अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी होगी? पाई माइनस अल्फा, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे लेते हैं हम? पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लेते हैं। ये केस सेकेंड हो गया। केस थर्ड, अगर x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, x और y दोनों निगेटिव है, तो कहाँ होता है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमने पिछली बार बताया था कि आधा, जब हम आर्गन प्लेन में चलते हैं तो एक बार हम ऐसे चलते हैं 0 to पाई, और एक बार हम चलते हैं माइनस, इधर से माइनस से चलते हैं। ठीक है, एक बार इधर से चलते हैं और एक बार इधर से चलते हैं। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। इधर से अगर चले तो ये उल्टे डायरेक्शन में एंगल ले रहा है ना, नेगेटिव एंगल हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पाई, तो इस वाले में पाई माइनस थीटा होगा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा लेंगे। और केस फोर्थ, अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कब होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, ये चार आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोणांक निकालेंगे, अगर वो संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल आ रहा है वही एंगल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। अगर x और y की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो थीटा की वैल्यू हम लेंगे पाई माइनस अल्फा, आर्गुमेंट की वैल्यू। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा लेंगे। ठीक है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा लेंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में आ रही है तो माइनस अल्फा लेंगे। अगर ये चार चीजें आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि z इक्वल टू √3 प्लस आई दिया हुआ है और इसका हमें मापांक निकालना है और कोणांक निकालना है। ठीक है, तो इसको हम अगर तुलना करें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, तुलना करने पर x इक्वल टू कितना दिया है? √3 और y इज इक्वल टू कितना दिया है? 1। ठीक है, तो पहले तो हम r निकालें, r या क्या लिखते हैं मॉड z, इट इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4। अब इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, 4 की वैल्यू हम प्लस √4 की वैल्यू हम प्लस माइनस 2 लेते हैं, लेकिन अभी हमने कहा था, पढ़ा था हम लोगों ने कि z हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए हम -2 नहीं लेंगे, r इज इक्वल टू +2 ही लेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, तो इट इज इक्वल टू √3/1, tan थीटा इक्वल टू √3/1,
इट इज इक्वल टू √3। tan थीटा इक्वल टू आ गया √3। अब देखो √3 भी ग्रेटर देन 0 है और 1 भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव है ना। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे लिखेंगे सिंस √3 इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर z प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट z मतलब z का कोणांक बराबर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे लिखा, एक सेकंड, ऐसे लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू tan कितने की वैल्यू होती है √3, tan 60 की, यानी π/6। सो इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, यानी आर्गुमेंट z इज इक्वल टू π/6 एंड r इज इक्वल टू 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव ना हो, जैसे z इक्वल टू -1 प्लस i, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू +1। r कितना होगा, √x² प्लस y² यानी 1 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, इट इज इक्वल टू √2। तो ये मापांक आ गया। अब हम कोणांक निकालेंगे। कोणांक कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है, तो -1/1। अब देखो ये y यहाँ पे +1/-1, y पॉजिटिव है ना और x नेगेटिव है, तो 1/-1। अब यहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, और y जो है पॉजिटिव है। तो कहाँ पे होता है ऐसा कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये -1 है, tan थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब रहता है तो थीटा की वैल्यू π-α लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो यहाँ ये हो जाएगा π-π/4, क्योंकि tan π - थीटा -tan थीटा होता है तो -1 आएगा। तो ये हो गया tan 3π/4 tan थीटा इज इक्वल टू 3π/4, यानी थीटा इक्वल टू 3π/4। इसका आर्गुमेंट हो गया 3π/4 और इसका मापांक हो गया √2। इस तरह से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और आपके पास जो भी साइड बुक्स हैं उन साइड बुक्स के भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 में कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मापांक और कोणांक निकालना है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होता है x और y दोनों नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालते हैं, थीटा -π-α से। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, π-α से। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3-8 इनटू पोलर फॉर्म। दिए हुए नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए r और थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और पोलर फॉर्म वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। z इज इक्वल टू 1 - i दिया हुआ है ना,
z इज इक्वल टू 1 माइनस आई दिया हुआ है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 और y इक्वल टू -1। पहले r निकालेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स -1 अपॉन 1, इट इज इक्वल टू -1, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पे y नेगेटिव है, y इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में ना। यहाँ पर x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम लेते हैं माइनस थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा ना, तो इट इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस tan थीटा होता है। सो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब पोलर फॉर्म लिखो, पोलर फॉर्म या ध्रुवीय समीकरण क्या होता है, z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, तो ये हो गया √2 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस i साइन माइनस पाई बाई 4, इट इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ। अगर आपका आंसर यहीं पे छूटा हुआ है तो आप भी इसे यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। लेट मी चेक द आंसर। एक्सरसाइज इट इज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि कोणांक जितना आया है उसी के फॉर्म में हम इसे छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं तो हम उसे चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज कितनी होती हैं। हाँ, नेगेटिव में ही छोड़, इट इज़ ओके। सो इट इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपके दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो गया। इस तरह से आप मापांक और कोणांक निकालना सीख जाएंगे अगर, तो आप तुरंत ही उसका पोलर फॉर्म भी निकाल लेंगे। एक और मेथड भी हो सकता है, इक्वेशन बना के, जैसे अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, इसको सॉल्व किया था ना, उस तरह से भी हो सकता है, बट यू कैन डू इट। इट विल बी कन्वीनियंट टू यू, आराम से इससे होगा। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, वो सफिशिएंट नहीं होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आपके पास साइड बुक होनी चाहिए, और जो भी साइड बुक है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, यह एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन हम इसे अलग से पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेज एंड वीडियोज एंड ऑल योर एफर्ट। इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। बहुत अच्छा था जो आप लोगों ने टीचर्स डे जिस तरह से यूनिक वे में सेलिब्रेट किया ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच। बाय।